अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जीएनएन स्टूडियोज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं उमर बशीर। नाजरीन, एक नूर बढ़ा बढ़ने के लिए, एक धूल जमी जम जाने को, एक शम्मा जली जलने के लिए, एक फूल खिला मर जाने को, ये वो अशार है जो एक पिंडी का 15 साला नौजवान साइकिल पर मोहतरमा फातिमा जना की कैंपेन के दौरान लालटेन लटका के गलियों में घूमते फिरते पढ़ रहा था। वहाँ से अमली सियासत का आगाज़ किया और फिर 15 से 20 हुकूमती अदवार भी देखे। इन तमाम अदवारों में वो 17 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर भी रहे। फिर आखिरकार कुछ अरसे के लिए उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे कि आज के हमारे मेहमान शेख रशीद साहब, और इस वक्त हम मौजूद हैं उनके घर में। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है शेख? बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल मेरा ख्याल सियासत से भी थोड़ी किनारा कशी है। ईद कैसे गुजार रहे हैं? ईद हस्बे मामूल वैसे ही, पहले माँ की कब्र, अच्छा, वहाँ सलामी, वहाँ ठीक दुआ, उसके बाद ईद की नमाज, और फिर लाल हवेली में मगरब की अजान तक बैठना। अच्छा, वहीं ऊँट की कुर्बानी भी देनी और गरीबों में गोश्त भी वहीं बांटना, डिफ्रीज़र में नहीं ले जाना, अच्छा। वहीं बांट के उठना। आप तो खुद बड़े शौकीन हैं खाने के, तो फिर जी। सवाल ही नहीं पैदा होता फ्री। नहीं 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 नहीं, मैं कुर्बानी का गोश्त मैं बुरा समझता हूँ, और ख़ास तौर पर ऊँट की हड्डी भी वो तड़वाता हूँ जिस पर लोग बड़े टूने छूने करते हैं। अच्छा। बचपन में दुम्बे शुम्बे देते थे, अब काफ़ी बड़ी ख़ानदान बड़ा हो गया है। सही, कोई बैल देता है, कोई दुम्बा देता है, मैं ऊँट देता हूँ। सही। तो ईद वाले दिन आप सबसे ज़्यादा आपके दोस्त अहबाब हल्के में कोई ऐसा दोस्त जिससे मिलने के लिए जाते हो वालदा के अलावा? वालदा तो अब आपकी किसी के घर नहीं जाता, मैं वैसे ही किसी के घर नहीं जाता। अच्छा, किसी के घर नहीं जाता। आप तो वैसे भी बड़े अवामी आदमी हैं। लेकिन मैं जाता हूँ डेंटर के पास, वेल्डर के पास, मोची के पास। कितने दिनों से मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने मोची को नहीं मिला। अच्छा, आज 4 दिन हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा ना हो तो जाके मोची से गप्पे मारूं। अच्छा, और नाश्ता मैं पाए का करता हूँ, पाए वाले के साथ ठैये पे करता हूँ, खोखे पे करता हूँ। किसी 5 स्टार होटल पे ना रहता हूँ ना खाता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, वो जो सियासत में कमी तो आई, लेकिन उसी तरह राब्ता आवाम से हल्के से है। जी जी जी, आवाम ठीक हैं, आवाम ठीक हैं, लेकिन मैं आवाम में काफ़ी मुश्किलात में हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जनाजे को भी लोग लूट लेते हैं। यानी अभी परसों पूरे जनाजे को लूट लिया गया। कोई आदमी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने जाता। फजर की नमाज पे लोग नहीं जा रहे, मुक्तदी नहीं जा रहे हैं, और लाल हवेली से आगे से भी लोगों को लूट लेते हैं। ठीक से, ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि मैंने एक अस्पताल बना रहा हूँ, मेरी बदनसीबी बड़ी, रात को उसका गेट भी उतार के ले गए। पहले लाइटें ले गए थे, रात को आए जी के 4-5 लड़के आए और आरी से काट के अस्पताल का गेट भी ले गए। माँ बच्चा 440 अस्पताल। सर खींचा तानी और नफसा नफसी, और ईद पे आप ऐसी बात कहनी मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं तो हालात बहुत बुरे देख रहा हूँ। ये महीना जून 10-15 दिन और दे दें आप, इस तक नॉर्मल होंगे, उसके बाद वर्ष होते जाएंगे। मैं कुर्बानी के बाद कुर्बानी देख रहा हूँ, किसकी होगी ये नहीं पता। आपने एक दफ़ा पहले भी कहा था 2000, मैंने कहा था कुर्बानी ईद से पहले होगी, पहले कुर्बानी और होगी, हो गई। अब मैं कह रहा हूँ ईद के बाद कुर्बानी होगी। शेख साहब, ये कुर्बानी का इशारा आपका ऐवान कुछ तरफ भी तो नहीं? ऐवान का तो कोई से ही नहीं है। इंग्लिश थोड़ी सी मुझे आती है, सो उसका एक लफ्ज़ बड़ा पॉपुलर मुझे आता है कि देयर इज़ ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। ओए होए, ज़बरदस्त। सो ये वैसी फ़ोटो सेशन के लोग हैं कंपनी की मशहूरी के लिए। देखिए ना, एक ज़माना था कि लोगों का काम फ़ोटो शोटो, जिन लोगों के साथ मैंने सियासत शुरू की, शोरश कश्मीरी हो गया, बादशाह खान हो गया, वली खान हो गया, अकबर बुगटी हो गया, ये फ़ोटो शोटो पे बिलीव नहीं करते थे।
बल्कि मैं ऐसे लोग भी हैं, अब्दुल्ला दरखास्ती और उलमा में से मुफ्ती महमूद वगैरह, जी जी बिल्कुल, जो फ़ोटो को हराम समझते। हम्म, लाउड स्पीकर पे नमाज अभी भी जो चिल्ले वाले जमात वाले लोग हैं वो लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं पढ़ाते। मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने 40 दिन का चिल्ला, इस चिल्ले को छोड़ें, ये अच्छा, तो उसकी बात। आप ये तबलीगी जमात की मैं बात कर, ठीक है। वो नमाज नहीं पढ़ाते लाउड स्पीकर। हाँ जी। और ज़माना बदल गया है। किसी ज़माने में इन चीज़ों को बुरा समझा जाता था, आजकल तो साफ़ियों को लिफाफा भी देते हैं। लेकिन शेख साहब मेरा ख्याल है कि सहाफ़त में ज़रूरी है कि आप अपने उस अकायद के साथ खड़े हों जो आपने सीखे हैं, और उसके ऊपर उसका दौर ख़त्म हो गया, उसका दौर ख़त्म हो गया। एक नई लूट मार का समय है, एक नया माहौल है। और हम लीडर कैसे बने कि ये बड़े लीडर हमें तकरीर भी करवा दिया करते थे। शोरश हो गया, हाँ जी, आपने वली जिक्र खान हो किया, गया, बिल्कुल। 5 मिनट पहले दे देते थे कि आओ जी स्टेज गरमाओ, स्टेज में आ जाएं। और अब तो ये मोबाइल फ़ोन, टीवी कोई नहीं देखता। शहर में टीवी की दुकानें बंद हो गई हैं। अब बच्ची को जहेज़ में भी लोग टीवी नहीं देते। पहले तो कहते थे 50 इंच का टीवी लड़की लेके आई, बिल्कुल ऐसे ही। अब तो कहते हैं मोबाइल फ़ोन लेके आई है, लेटेस्ट टैब ले आए, मोबाइल ले आए, सो बिल्कुल ऐसे ही। थिंग्स आर डिफरेंट एंड एवरी डे इज़ नॉट संडे। एग्जैक्टली। शेख साहब ये बताएं कि आपने अब तक माशाल्लाह 70 क्रॉस कर चुके हुए हैं। जी, मैं 71 का हूँ। 71 के हो गए हैं। 71 बारें ज़िंदगी की आपने देखी हैं, और इसमें आप डबल कर ले तो आपने इतनी ईदें देखी। कौन सी ईद ऐसी थी जो आपको हमेशा आज तक याद रही है कि यार वो वाली ईद अब ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकती? देखें, ईद तो माँ के साथ ही होती है। घर से आदमी निकलता है तो उसको शीरीनी मिलती है, सेवियाँ मिलती हैं, वापस आता है पुलाव मिलता है। इधर तो कसाई मिलता है वापस आओ। अच्छा, वो भी मिल जाए तो आप समझें बड़े बाअसर है, गनीमत है। हमारे तो ख़ानदानी कसाई चले आते हैं, बाप मर गए, उनके बच्चे आ गए, तो वो दौर गए। यहाँ तो अब सेमियाँ और शीरीनी की बजाय कसाई आपको बिल्कुल ऐसे। मिलता है। और लोगों के हालात इतने ख़राब हैं कि हर चेहरा आपकी तरफ देख रहा होता है कि कोई मदद की जाए। बिल्कुल सर। कोई ऐसा वालदा के साथ ईद के मौके का कोई इवेंट याद हो आपको जो आज भी याद आता तो आपको वो पुरानी खुशी महसूस होती हो? कोई एक, आप ये समझे कि माँ मेरी थी, अच्छा बाप मेरा दूसरे भाई बहनों का था, अच्छा, है जी। मैं अपनी माँ से ईदी लेता था, सही है। और 17 दफ़ा जहाँ मैं वज़ीर बना, मैंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उसके नीचे मैं किताबें बेचा करता था। और जो मुझे थोड़ी बहुत आमदन होती थी वो मैं अपनी माँ को जाके देता था, बाप को मैंने कभी नहीं दिया। अच्छा, और माँ से मेरा इतना इश्क था कि उसके बाद भी कोई मेरे बहन भाई हुए, मैं उसको माँ के बिस्तर पे सोने नहीं देता था। फिर माँ ने मुझे अफीम देनी शुरू कर दी कि भाई अच्छा, रात को ये ट्रबल लड़ना पड़े। हाँ, तो मैं उनको मारता था बहन भाइयों को। अच्छा कि इधर क्यों सोए? हाँ, इधर क्यों, मेरे बेड पर, मेरी माँ के बेड पर क्यों आए हो। और मेरी माँ ने गाड़ी पे नहीं बैठती थी, वो टांगे पे ही सौदा शौदा, तो मैं फट पता करता था कि दुकानदारों से टांगा मेरी माँ का किधर गया। अच्छा, शायद सब्जी मंडी गई है माँ तेरी, सब सौदा लेने के लिए है। बस मेरी बड़ी अटैचमेंट थी। जबर। तो ये जो सियासत में आप आए उसमें वालदा का किरदार भी है? कोई किरदार नहीं था, वो मेरे बाप को रोकती थी, मेरा बाप नफरत करता था मेरी सियासत से। अच्छा, और मेरी माँ कहती थी करने दे, अभी जो कर रहा है वो उसका शौक़ है। तो मैं बचपन में ही मेरा कोर्ट मार्शल हो गया या खान के पहले दिन ही। तो उन्होंने मुझे टिकटकी पे 1 साल कैद और 20 कोड़े, ख्वाजा सफदर ने और चौधरी ज़हुरुल्लाह एयर मार्शल नूर खान मेरे इलाके के थे, मेरे इस्लाम दुआ था, कोड़े माफ़ कराए। सो वो दौर मेरी माँ ने ज़रा थोड़ा बड़ा मुश्किल गुजारा कि स्कूल में ही बच्चा फ़ारिग हो गया। और वो मैंने हरीपुर में मैं टीचर लग गया। जनरल शफकात के, लेफ्टिनेंट जनरल शफकात के वालिद उस वक्त जेल सुपरिटेंडेंट थे। अच्छा, तो वहाँ मैं बाकायदा मशक्क़त भी करता था, कालीनों का मैंने काम सीखा सारा जेल से। फिर आके बाहर मैंने
कारपेट का गुलमर्ग कंपनी लिमिटेड के नाम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी किया। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा शेख साहब, आपने भुट्टो साहब को भी रिसीव किया था? मैंने 6 नवंबर 1968 को 2 लाशों के साथ भुट्टो को रिसीव किया, अमीन शहीद को और हमीद को, क्योंकि कनीज़ फातिमा थी प्रिंसिपल। उसने मुझे एक बड़ा मशहूर होटल है, आपको याद होगा, पेशावर का, अब तो मैं नाम भूल गया हूँ क्योंकि इस 40 दिन के चिले में मेरी याददाश्त ख़त्म हो गई है और मुझे अब याद नहीं है नाम चीज़ों के बिल्कुल। तो वहाँ कनीज़ फातिमा ने मेरी भुट्टो साहब से मुलाकात कराई और ये तय पाया कि मैं पॉलीटेक्निक के बाहर उसका इस्तकबाल करूँगा। अच्छा, और आप खुद भी स्टूडेंट थे उस वक्त? मैं वाइस प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट मेरा भाग गया। अच्छा, तो मैंने टेक ओवर कर लिया। मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ गार्डन कॉलेज का, आपकी इत्तला के लिए। अच्छा। शस्कवी साहब भाग, हालात तो ख़राब हो गए जब, तो फिर मैंने गार्डन कॉलेज को भी टेक ओवर कर लिया। अच्छा, तो 2-2.5 महीने 2.5 महीने मैं प्रिंसिपल भी रहा। बात की बात है ये। अच्छा, लेकिन पॉलीटेक्निक में फिर मैं 6 नवंबर 1968 को मैंने उसको रिसेप्शन दी। ये आपकी अमली पॉलिटिक्स का आगाज? पहला दिन 6 नवंबर 1968 को जब सरदार वकील ने गोली चलाई, मैं उस जुलूस को लीड कर रहा था और 2 लाशें वहाँ गिरी और भुट्टो साहब चले गए। मैं लाशों को संभालता रहा। फिर मैं भुट्टो के पास गया पीसी में। अच्छा, मैंने कहा आप आए, लाशें पड़ी हुई हैं। सो ही रिफ्यूज्ड। भुट्टो ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उन्हें पता था कि ये लाशें हैं और इसी ऑफ कोर्स मैं गया इसलिए कि भाई आपकी खातिर 2 नौजवान शहीद हो गए और वो नहीं गए। भुट्टो साहब के इस इशू से स्टेप बैक करने की क्या रीज़न थी? पता नहीं, सियासतदान की, हर सियासतदान की अपनी एक रवश होती है। सही, और मैं रो भी रहा था क्योंकि वो सब कुछ मेरे सामने हुआ। सही। बट ही रिफ्यूज टू गो बैक टू पॉलिटिक्स। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपने इसके बाद सबसे पहले कब नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में आके इलेक्शन लड़ा, जहाँ से आप मुंतखब हुए और आपने पहले तो मैं काउंसलर ही बना। ठीक है, काउंसलर बना तो मेरी अक्सरियत थी, लेकिन गवर्नमेंट का यही माहौल था, समझ लो 45 और 47 वाला। जो आज 45 और 47 है, उस वक्त भी यही था कि मैं घर से जीत के गया हूँ, मेरे साथ अक्सरियत है और वहाँ से उठा के एसपी ने जो है वो 4-7 हो गया जी। और मैं 1 वोट 2 वोट से 2 दफ़ा मैं मेयर का इलेक्शन आ रहा हूँ जी पिंडी का। अच्छा, दोनों दफ़ा मैं जीत के गया, ढोल ढमके के साथ गया और अंदर दाखिल होके मैंने दरवाजे को गाड़ी मारी अंदर दाखिल होने के लिए कि बंदे पूरे गिने जाएं। अच्छा, लेकिन नहीं गिने गए? नहीं गिने गए। मैं 1 वोट से और 2 वोटों से हार गया दोनों दफ़ा। अच्छा, सूबाई असम्बली की और नेशनल असम्बली के जब कागज़ जमा करवा रहे थे तो आप एक जिक्र किया आपने एक जगह कि पैसे नहीं थे जमा करवाने के, तो एक वकील ने जो है ना, अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला मुझे वो वकील मिला दे मैं उसकी बहुत खिदमत करूं। वो हयात होंगे भी नहीं कि पता नहीं। हाँ, नहीं होंगे मेरा ख्याल है, अब कहाँ होंगे। वहाँ जब गए तो शायगान थे इलेक्शन कमिश्नर, मेरे दोस्त। अच्छा, बाद में सेक्रेटरी रिटायर हुए। तो मैंने जब इतने सारे कैंडिडेट देखे तो मैंने कहा मैं तो हार जाऊंगा। अच्छा, ये तो बड़े बड़े शेख गुलाम हुसैन है और बाबुल खैरी है और ये, तो मैंने वो NA कर दिया। जब NA कर दिया तो इलेक्शन कमीशन कहने लगा कि भाई इसकी फीस, तो मिनट रहते थे 2 या 3। ठीक है, मैंने कहा सर इसकी फीस ज़्यादा होती है। उसने कहा आपको नहीं पता आपका कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो वहाँ एक वकील खड़ा था, उसने 200-300 रुपया 200 रुपया जितना बढ़ती था वो मुझे दिया और मैंने जमा कराया। और जिस इलेक्शन ऑफिस जो मैंने किराए पे लिया था उन्होंने खाली करा लिया। फिर मैंने टक शॉप पे इलेक्शन लड़ा और 5 गद्दारी के मुकदमे हुए 68 में। तमगे हैं जी वो तो फिर सियासत। क्या तमगे हैं जी, दुनिया की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। क्या हुआ इस कौम ने, इमाम हुसैन के साथ मुसलमानों ने क्या किया देखे ना। वो भी हम ही में से थे। वो भी नमाज पढ़ते थे और हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही, और 5 वक्त के नमाजी थे वो भी। सो बस ऐसे ही है। अच्छा शेख साहब, आप जब पहली दफ़ा मिनिस्टर बने तो आपको महसूस या कोई ख्वाहिश दिल में ऐसी थी कि यार मुझे ये वाली मिनिस्ट्री लेनी है?
और जब आप बने तो आपने सोचा कि यार ये वाला सफ़र था जिसकी मैंने स्ट्रगल की पॉलिटिक्स में? मैंने स्ट्रगल ही अपनी लाइफ में इसी चीज़ की थी। मैं सिल्क का बहुत एक्सपर्ट था। मैंने शिमबाशी डाइची से रेशम का काम सीखा। मेरे वालिद ने काफ़ी धक्के खाए थे रेशम में, और मैं रेशम का टॉप बिजनेसमैन था पाकिस्तान में। लेकिन जो यहूदी आता था मुझसे सिल्क ख़रीदने के लिए या जैपनीज़ आते थे, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप हमारे घर आए। मैं जब गया तो उनके घर ठहरा। उन्होंने मेरा रात को खाना किया। उन्होंने कहा एक बात कहने लगा हूँ कि मैं 86 हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों नालायक हैं, ये वारिस बनेंगे अरबों रुपए के। अच्छा। तो मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। मैंने कहा जी सर दें, कि या ये सिल्क का बिजनेस छोड़ दो और कारपेट का। मैं 2 कारोबार करता था, हल्दी भी कभी कभी खरीदता था, टर्मरिक पे भी। अच्छा। तो या सियासत छोड़ दो या बिजनेस छोड़ दो, वरना तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिजनेस में तुम अमीर हो जाओगे, मेरी तरह हो जाओगे। मुझे नफरत है अपने आप से कि मैंने अपनी सारी जिंदगी जिनके लिए गवाई वो मेरा सलाम लेने के लिए भी। सो आई डिसाइडेड टू लीव द बिजनेस। ठीक है। तो मैं ये शालीमार होटल के बाहर मेरा सारा ऑफिस था, मेन सेक्रेटेरिएट। उसने कहा बस सारा माल भेज दो मुझे, तो पैसे चाहिए तो भी ले जाओ। मैंने कहा नहीं अच्छी खोल के लूँगा। ठीक है। तो उसके बाद मैंने कारोबार नहीं किया, और फिर सियासत शुरू हो गई। और वो जो फार्म के लिए मैंने ज़मीन ली थी, फ्रीडम हाउस, जी फ्रीडम हाउस, वो टके शेर के भाव से अब वो आसमान पे चलेगी, क्योंकि वो एयरपोर्ट आ गया वहाँ कोई 60 साल के बाद। वो अभी तक है ना आपके पास? हाँ वो मेरे पास। तो इन्होंने ट्राई नहीं की कि जी ये भी दें हमें एयरपोर्ट के लिए? 70 कनाल ली है इन्होंने। अच्छा। पैसों से मुफ्त नहीं थी। वही जो वो डीसी रेट निकलता है। डीसी रेट निकला, लेकिन गांव ने केस किया और डीसी रेट 45,000 रुपए पे 45 लाख रुपए पे चला गया। सही। शेख साहब, आप नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में भी रहे, आप मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में भी रहे, काफ लीग वाली कैबिनेट में, उसके बाद इमरान खान साहब की कैबिनेट में भी रहे, उससे पहले भी आप रहे। सबसे ज़्यादा जो आपको बेहतरीन एक हुकूमत लगी है, जिनकी स्ट्रेटजीज अच्छी थी, गवर्नेंस का मॉडल अच्छा था, वो कौन सी हुकूमत? मैं तो जी मुशर्रफ के साथ और जुनेजो के साथ बड़ा कंफर्टेबल रहा। रात को मैं रोज़ सूटा लगाता था मुशर्रफ के साथ। अच्छा। वो जो बल्कियानी ने इस बात पे मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की जो मैं शेयर नहीं कर सकता। सो मुशर्रफ वाज लाइक माय मैंने रात को जाता था खुद गाड़ी ड्राइव करके। तो एक जुनेजो था, वो अपने घर के खर्चे का भी हिसाब रखता था। सो इन 2 आदमियों से मेरी, लेकिन मुशर्रफ से तो इतनी ज़्यादा थी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नहीं, वो मैंने सुना है कि वो जो सिगार आते थे फेडरल कास्ट्रो बेचता था, तो वो ज़्यादा आप नहीं पिए हैं। हाँ वो मुका ही मैंने है। वो ब्लैक चर्चिल तो अब नसीब ही नहीं है जी। वो मेरा ख्याल 10 लाख का एक सिगार होगा या 15 लाख का सिगार होगा एक। मैं 25 के डब्बे की बात नहीं करता। तो लेकिन जब सबा भाभी इधर उधर होती थी तो वो भी सूटा निकाल लिया। तो मुशर्रफ साहब के साथ इतनी कुर्बत की वजह क्या बनी? क्या ऐसी रीजन से? पता नहीं, उसका मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया, मुशर्रफ साहब का। मुशर्रफ का। और उन्होंने ये बताया आपको कि बताया कि मैं सारी चीज़ें मेरे सामने थी। फिर दूसरी बात ये थी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जनरल अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद साहब, वो मेरी गली से थे। अच्छा। और रुस्तम उनके वालिद से ही मैंने, वो मेरे महल्ले के चेयरमैन थे। अच्छा। तो वो मेरे आइडियल थे उनके वालिद। सही है। जनरल अहमद की मरहूम की बात नहीं कर रहा कि वो हमारे महल्ले का मेंबर था। सुबह हुक्का लेके, जिस तरह मैं महल्ले में सुबह सिगार पीता हूँ थड़े पे बैठ के, इस तरह वो हुक्का सुबह अच्छा गर्म किया करते थे। और मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी, कोई शायद दौरा ऐसा हो। और सबसे बड़ी बात मेरी ज़िंदगी की अल्लाह ने मुझ पे इनायत की कि उलमा से मैंने सुना था कि जो काबे की छत सीढ़ियों को चढ़े, छत पे नमाज पढ़े, उस पे दोज़ख की आग हराम है। इसके लिए मैंने काम किया और मुशर्रफ मेरे पीछे खड़ा रहा साए की तरह। और हम 4-5 आदमी, वो जो मुशर्रफ साहब गए थे तो आप भी साथ थे? मैं उसी वक्त आया था, फिर मैं जहाज पे चढ़ गया। अच्छा। और मैंने प्लान किया, सारा प्लान मैंने किया। वो गवर्नर बड़े नखरे में था उस वक्त। और मैंने मुशर्रफ को कहा कि अगर आप मुझे इख्तियार दें तो मैं, ये काबे के अंदर एक दरवाज़ा है जो सीढ़ियाँ, अच्छा जी बिल्कुल ऐसे, एक तो वो दरवाज़ा ना, बाहर से हम सारे मशहूरी के लिए भी गुजरते हैं, कंपनी की मशहूरी के लिए।
एक वो दरवाज़ा जो काबे के अंदर से जाता है। हाँ तो मैंने गवर्नर मक्का को कहा कि मुशर्रफ वांट्स द टीम और गो अपस्टेयर्स। ठीक है। उसने कहा चाबियां नहीं हैं, वो दो लड़ाई थी कि एक की चाबी हो, एक के हाँ पास जी। हुकूमत हो। फिर इतना स्मार्ट आदमी है, मैंने कहा मुशर्रफ कहता है हेलीकॉप्टर पे उस बंदे को बुलाओ। वो बंदा आ गया, चाबी थी। चाबी जब आई तो मैंने कहा ये सीढ़ियाँ 1400-1500 साल पुरानी है जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाया करते थे। तो पता नहीं कहीं मेरा नाम, ये जर्नैल हैं इतने सारे, लेकिन मुशर्रफ खानदानी था। उसने कहा शेखू यू फर्स्ट। अच्छा तो सबसे पहले मैं नबी की सीढ़ी पे चढ़ा सुभान अल्लाह। और वहाँ जाके नमाज पढ़ी। जो 5 आदमी गए उसमें से कई जर्नैल उसने ड्रॉप कर दिए, क्योंकि उस वक्त अच्छा। काबे के अंदर कई जर्नैल मौजूद थे। हैं जी, सिर्फ एक खुर्शीद कसूरी को उसने साथ लिया और बाजवा वो जनरल साहब और जबरदस्त। अच्छा शेख साहब, अभी आपने जिक्र किया थड़े पे बैठते थे, तो ये जो लाल हवेली है, जब भी इसका जिक्र आता है तो शेख रशीद का भी जिक्र आता है, शेख रशीद की बात हो तो लाल हवेली का जिक्र ज़रूर आता है। फिर आप जो ये मफलर पहनते हैं लाल कलर का, इसका और ये लाल हवेली का और आपका आपस में क्या था? मेरा लाल चौक से श्रीनगर से तल्लक है जी, अच्छा शोहदा की सरजमीन से, और मेरा वहाँ बड़ा असर है, पाकिस्तान से ज़्यादा असर है। मैं उस इलाके में मकबूल तरीन वर्कर हूँ पॉलिटिकल। सही है। और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे ये लाल मफलर की लाल सिंबॉलिक है। लाल हवेली तो लाल और ब्लैक मेरी कमज़ोरी है कलर। अच्छा, ये वैसे वो कम्युनिस्ट और उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, सोशलिस्ट को। मैं थोड़ा सा था ही इनकलाबी शुरू से ही, लेकिन मफाद परस्ती की सियासत जब इस मुल्क में चली तो मैं उसके साथ चलता रहा ताकि सियासी तौर पे जिंदा रहूं। सही है। लेकिन मैं ज़हनी तौर पर रेवोल्यूशनरी हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा शेख साहब, आप उम्र के इस हिस्से में हैं कि शायद अब आप इस बात पे भी सवाल आगे करूंगा, लेकिन हमने देखा कि हमारी पॉलिटिक्स में जो प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, उनकी उम्रें देख लें, सारे 60-70 प्लस हैं। अब जरदारी साहब को देख लें आप, बैरूनी ममालिक जो हैं जैसे यूरोप है, और वहाँ पे 35-35 40-40 साल के लोग सर आ रहे हैं। पाकिस्तान का अलमिया क्या है कि ऐसी लीडरशिप क्यों नहीं आगे आ रही? ख़ानदानों से नहीं निकल सकी। जब बेनज़ीर शहीद हुई और आसिफ जरदारी साहब की शादी के सारे मामलात से मैं वाकिफ़ हूँ। जब बेनज़ीर शहीद हुई और उन्होंने कुछ अर्सा पहले मुझे 7 साल कैद हुई, तो मैं 7 साल कैद करके आया तो बच्चा गोद में उठाया हुआ था। तो उसने मुझे कहा शेख रशीद सॉरी आई कम टू नो कि तुम्हारी माँ मर गई थी। तो मैंने कहा उसी दिन मरी थी जिस दिन कैद। उसने मुझसे पूछा तूने जनाजा पढ़ा था? मैंने कहा मैंने जनाजा ही पढ़ा था, ख़त्म नहीं दिया क्योंकि मुझे पकड़ लिया गया और दहशतगर्दी की अदालत में मुझे 7 साल कैद दे दी। तो उसने कहा आई एम वेरी सॉरी कि मुझे बाद में पता लगा कि उसी दिन तेरी माँ मर गई। तो बाकी ज़िंदगी से मैं मुतमिन हूँ, मैं भरपूर ज़िंदगी गुजार के जा रहा हूँ। किसी शख्स ने 25 करोड़ लोगों में थड़े से उठकर इसमें ऐसी सियासत नहीं की। और कई लोग मेरा ये भी मजाक उड़ाते थे कि यहीं लाल हवेली के नीचे किताबें बेचता था, आज यहाँ मालिक बना बैठा है। 2-3 दफ़ा मुझे निकाला भी गया हवेली से। और बुद्धो बाई जो कि वो कहने को तवाइफ थी, लेकिन मेरे नज़दीक मुसलमानों में इतनी अजीम औरत कहने को वो तवाइफ थी, लेकिन जो बयान उसने कोर्ट में दिया कि वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट द रिलीजन, अच्छा इसलिए उसको 2-3 मरले का वो ये पहले वाला हिस्सा लाट हो गया। सही है। लेकिन हम जालिम लोग थे, हमने लूट मार की और लोगों को ख्याल था इसके पास बड़ी दौलत है। दौलत थी नहीं, 3-4-6 महल्ले के लड़कों ने उस पर हमला किया, वो तो बच गई, लेकिन उसके भाई को कत्ल कर दिया। ठीक है। फिर वो गोशा नशीन हो गई। सिर्फ मेरे साथ उसका राब्ता था सही। और किसी को वो खोखा नहीं लगाने देती थी अपने हवेली के आगे मेरे अलावा। और 3 कैसल का सिगरेट पीती थी, जिस तरह मैं सिगार पीता हूँ हर वक्त, वो हर वक्त सिगरेट होता था उसके मुंह में। और बालकोनी में रात को बैठती थी। फिर वो उसका भाई कत्ल हुआ तो वो गोशा नशीन हो गया। सही है। अच्छा, अब ये जो हवेली है, इसको आप
आपकी औलाद नहीं है, आप क्या मैंने विमेन यूनिवर्सिटी को सजा, आपने मेरे पहले पास कहा। 3 हवेलियाँ यहाँ पे। जी जी एक गंगाराम मेरी माँ का घर है जो इन्होंने ठीक है। तोड़ दिया। एक सजान सिंह की है, वो मैंने विमेन यूनिवर्सिटी को दे यूनिवर्सिटी दी। ये भी मैं 6 रोड की यूनिवर्सिटी को लिख के देने वाला हूँ, कागजात अच्छा। तैयार हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी औलाद को, भतीजे को नहीं शिफ्ट कर रहे। बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। अच्छा सर, ये और ये मैं 2-3 दिन में ही ये काम कर दूंगा। ठीक है, ज़बरदस्त। शेख साहब ये बताइए कि अभी जो इस वक्त पिछले दिनों इलेक्शन भी हुआ और हमने एक अजीब सा समा देखा इस इलेक्शन में। कुछ राइटर, पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। क्या आपके पास कोई नज़ीर है ऐसी? आप तो फातिमा जना और अयूब खान के इलेक्शन से इस पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं। देखिए जी, जब मैं फातिमा जना के लिए काम कर रहा था, सबको पता था कि अयूब खान जीतेगा। हमारी नेचर ये देखें कि लोगों को उस वक्त रेट बड़े कम थे। एक पिस्तौल का लाइसेंस काफ़ी होता था, या गाड़ी का रूट, लाहौर पिंडी का बस का परमिट, रूट परमिट मिल जाना। सो मेरे ख्याल में सारे इलेक्शन इस मुल्क में सवालिया निशान थे, लेकिन इससे गया गुजरा थका हुआ और बेवज़नी और बेइज्जत, बेतौकीरी, बेअहमियती और जमहूरियत के मुंह पे तमाचे का इलेक्शन कभी नहीं हुआ जो ये हुआ। 47 वाला भी वही है और 45 वाला भी वही है। लेकिन वो 45 वालों से 47 वालों की तादाद ज़्यादा होगी। तादाद से क्या होता है सर जी? तादाद हमेशा हर दौर में सर कटते रहे अहले वफा के, हर दौर में होती रही ताकत की परस्तिश, हर दौर में एक मार्का करब वला है, वाह हर दौर यजीदों का तरफदार रहा। वाह वाह। शेख साहब ये अभी ये हालात इस जानिब आ गए हैं, तो इससे मैं आपको 45 दिन दे रहा हूँ मेरे हिसाब से, अच्छा। रशीद के हिसाब से कि ये महीना बड़ा है, मैं 10-15 दिन का मुझे इजाफा दे दें 45 दिन अच्छा। का। नतीजा निकलेगा अच्छा या बुरा, क्योंकि इकॉनमी डिजास्टर है, महलों के हालात बड़े ख़राब हैं। क्या कहूँगा आपको, मैं अपने महल्ले की बेइज्जती नहीं चाहता। मैंने वहाँ पैदाइश की है भावड़ा बाज़ार में, कि दूध वाला भी कहता है जी कि दूध ज़रा देर से खोलूँगा जी दुकान। उसकी क्या वजह? डरता है। निहारी वाले ने 2-2 गनमैन रखे हुए हैं जी। अभी आप जनाजे वाली बात भी बता रहे। सर जी, जनाजा तो दिन के वक्त लूटा गया। मस्जिद सुबह फजर की नमाज में मुक्तदी नहीं जा रहे, सिर्फ बुजुर्ग जो मेरी तरह आखिरी 5 ओवर का मैच खेल रहे हैं, जिनको पता है कि किसी ने ठुस कर भी दी तो खैर, ठीक है, अल्लाह की राह में मारे जाएंगे। अल्लाह ना करे शेख साहब ऐसा हो। मेरा मतलब है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तेली महला, लाटू महला, बावड़ा बाजार, आर्या महला, एवरी महला स्ट्रीट पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहा जी। वो उनसे नफरत करता है। 1% लोग शायद वो भी नहीं जाते। कोई पुलिस वाला किसी गली महल्ले में मकान किराए पे नहीं ले सकता इन महलों में जहां मेरे साथ हवलदार साहब रहते थे पुलिस के। लेकिन अब कोई सोचे कि भाई यहाँ पे कोई किराए पे उसको मकान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अवाम की नफरत, इतनी नफरत है कि मुझे बार बार कहते हैं कि तुम टीवी पे क्यों नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ मैं आके क्या करूँगा, आप मुझे कोई बताए कि मैं क्या करूँगा। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मामलात, हालात, इकॉनमी, इक्तसादियात, लोगों का कारोबार, बिजनेस, बच्चों की फीस नहीं है। मैं 8 घंटे हवेली बैठने वाला आदमी जी 1 घंटा बैठता हूँ। उसकी क्या वजह? मसाइल है लोगों के, मैं नहीं हल कर सकता। हमने पिछले ये इंतखाबात से कबल सर्वे किया था शेख साहब, कुछ 73% लोगों ने ये कहा कि जी हम शेख रशीद साहब को वोट डालेंगे। शायद 100% भी मुझे दे सकते, लेकिन खुदा मुझसे राज़ी है। उसने मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी रज़ा थी और मेरी इसमें बेहतरी थी। क्योंकि 40 दिन चिल्ले के बाद मैं जिनके पास मैं था, अल्लाह उनको अजर दे, वो बहुत अच्छे लोग थे। 40 दिन जिसके पास मैं रहा वो बड़े अच्छे अफसर थे। उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, कोई मेरे साथ बदकलामी नहीं की, लेकिन एक जगह फेंक दिया 40 दिन के लिए। ठीक है। फिल्में भी लगती थी रात अच्छा। को, वो प्रोजेक्टर्स की, जिससे मेरा ज़हनी मसला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। सही।
और तो वो टॉर्चर था खास किस्म का? नहीं, मुझे टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आंखों पे तकिया रख के सोता था, दवाई अच्छा। का छुपा के मैं ले गया हुआ था। नींद की गोलियां भी खाता हूँ उस 40 दिन में। 40 दिन मुकम्मल बंद रखा रोशनी अंधेरे में, या एक ही कमरे में, एक ही बाथरूम कमरे था उसने, अच्छा। और कोई तो सोने का कैसे था? वो सोने का था? नहीं, सोने का वो क्या कहते हैं उसको, मैट्रेस लगाया हुआ? मैट्रेस था, मैट्रेस था, तकिया था, कुरान था, मसल्ला था, सही। और बाकी दुनिया कोई मुझे पता नहीं मैं कहाँ था। अच्छा शेख साहब, आप ये बताइए कि इससे पहले आपको इल्म था कि ये हो सकता है, हालात उस तरफ चले गए? मेरे सारी ज़िंदगी फ़ौज से बड़े अच्छे तल्लुकात रहे। बिल्कुल। मैंने जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो DGI थे उस वक्त, और वो लाल वेली महीने में एक दफ़ा आके गपशप मारा करते थे। और बल्कि मैं आपको यहाँ पे काटना चाहूँगा मादर के साथ, मैंने तो ये भी सुना है कि जब हालात किसी के ख़राब होते थे उनके साथ, तो शेख रशीद साहब होते थे, पहले नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जमहूरियत को इकट्ठा करते थे, इस मामले में शेख साहब को कहा जाता था। सर मैं तो ऐसा समझ लें कि कभी आर्मी चीफ के साथ अपॉइंटमेंट से नहीं मिला था। अच्छा जब मेरा जी चाहा तो मैंने गेट से कहा कि शेख रशीद आया। अच्छा। इतने मेरे तल्लुकात थे, और फिर इतने बुरे तल्लुकात हुए कि किसी को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ, मुझे नहीं पता था। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि मुझे, लेकिन ये मैं कहता हूँ मैंने मरना है कि जो ऑफिसर थे वो अच्छे लोग थे, किसी ने बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। जो अभी ये जो ताल्लुकात आपके इस वक्त कटाई में है, क्योंकि ये सब हो गया तो इससे साफ जाहिर है कि आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, अभी भी इसी तरह ही? मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं, किसी से कोई राब्ता नहीं है। ये मुझे इलेक्शन में पता था कि मैं जेल में होऊंगा इलेक्शन में। सही है। ये छोटे से बंदे ने, किसी ने मुझे कहा, पहले ही पता लग गया? पहले पता लग गया था कि इलेक्शन में आप जेल में होंगे, वैसे क्यों पैसे ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी। सो मैं इलेक्शन, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुए अगले दिन मेरी ज़मानत हो गई, और मुझे पता था कि अगले दिन मेरी ज़मानत हो जानी है। हाँ जी। ये मुझे पता था कि इलेक्शन में मैं जेल में होऊंगा, और जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होंगे मेरी ज़मानत हो जाएगी। आपको इंटरव्यू देने के लिए फोर्स किया गया था? ऑफ कोर्स। मैं 4 मिनट में आ सकता था अगर मैं इमरान खान और बुशरा बेगम और 190 जो भी है और ये साइफर इस पे बात करता, जो उनके बयान तैयार थे। सही है। अगर मैं उन बयानों पे दस्तखत करता, उनकी वीडियो पे बयान देता, तो मैं भी, मेरे ऊपर जो शाती हैं, मैं किसी के खिलाफ इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप शाती देखें आपको पता लग जाएगा ये सारे वो लोग हैं जो जेलों से रहा हुए, बिल्कुल ऐसे, इस बुनियाद पर कि इन्होंने हमारे खिलाफ शातें दी। अगर मैं 4 सेकंड के लिए भी दस्तखत कर देता इमरान खान के खिलाफ, उसकी बेगम के बारे में जो उन्होंने एक पूरा दिबाचा तैयार किया हुआ था, और तो मुझे 40 दिन ना काटने पड़ते। उन्हें पता मेरी सेहत ख़राब हो गई काफ़ी ज़्यादा, मेरा 40 किलो वज़न कम हो गया। अच्छा, कोविड में भी हुआ था और यहाँ पे? हाँ, कोविड भी 2 दफ़ा हुआ मुझे, और फिर वो समझे कि ये बंदा कहीं मत्थे ही ना लग जाए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये पढ़ना है, मैंने वो नहीं पढ़ा, जो उन्होंने मुझे दिया मैंने नहीं पढ़ा। शेख साहब आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आप बाहर भी आ गए और अभी तक आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप चाहते हैं मैं अपनी मौत को दावत दूं? सब कभी भी नहीं। हम मैं अपनी ज़िंदगी इसलिए जी रहा हूं कि मेरे इंटरव्यू से वो खुश नहीं है। अच्छा, वो जो हुआ है उसमें वो फेल है इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि अच्छा, वैसे शेख साहब दाद देनी पड़ेगी आपको, आपकी सियासत को, बड़ा ट्रिक किया आपने। जी हाँ, वो इंटरव्यू पास नहीं हुआ ऊपर। अच्छा, उन्होंने कहा बंदा हाथ कर गया। सो वो इंटरव्यू पास नहीं हुआ, तो मैंने इसी में बेहतरी समझी कि उम्र के एक हिस्से में मैं इमरान खान या उसकी बेगम या किसी के बारे में कोई मरूं तो कोई ये ना कहे कि इसने गलत बात की थी। सही है। सो इसलिए मैं किनारा कशी पे आ गया हूँ। कोई इंटरव्यू नहीं देता, कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई कुछ नहीं करता। नहीं, वेरी काइंड ऑफ यू, आज आपने हमें टाइम दिया। अच्छा शेख साहब, उधर राब्ता नहीं है तो इमरान खान से भी नहीं है? नहीं, मुझे किसी ने, PTI से तो मेरा कोई, मैं तो हूँ नहीं उसमें। बिल्कुल, आपकी तो अपनी जमात है, लेकिन सिर्फ इमरान खान के साथ मेरी दोस्ती है। और गए मिलने के लिए जेल में? मैंने पता नहीं कैसे जाते हैं, लेकिन मेरे उसके साथ तल्लुकात में कोई कमी नहीं है।
उसके बाद कोई कम्युनिकेशन हुई हो किसी रेफरेंस से, कोई बंदे ने पैगाम? मुझे ये कहा गया कि आपने फलान जलसे वलसे में जाना है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। अच्छा। अभी मैं 45 दिन इंतज़ार करूँगा। मेरे नज़दीक अभी सख्त क्लाउडी है, किसी के पास मसाइल का हल नहीं है। सही है। किसी के पास भी मसाइल का हल नहीं है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये प्रेशर कुकर फटेगा। अच्छा। उसके बाद के असरात क्या होंगे, फिर मैं आपको लगता है कि ये हालात मजीद ख़राब होंगे? ख़राब होंगे। हाँ जी। अच्छा सर, ये मैं अपनी गली से ये सोच के कहता हूँ, लाल हवेली में जो मैं देख रहा हूँ, लाल हवेली में 1 घंटे में, 8 घंटे में नहीं, अगर मैं 8 घंटे का पुराना टाइम टेबल रखूं तो शायद मैं खुद डिप्रेशन में चला जाऊं। सही है। लोगों के पास बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है। एक बात कहूँगा, कौम मुझे माफ़ करे, सारी इलाके ने 3 टाइम की बजाय 2 टाइम रोटी खाती है। सुबह का नाश्ता करती है और शाम की रोटी खाती है। दोपहर को सब ने स्लिप कर दिया। ये हालात। शेख साहब, ये बड़े वर्स्ट हालात हैं। अच्छा शेख साहब, आखिरी 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो अदालत में इमरान खान साहब के हवाले से कोई दरख्वास्तों पे उनकी वो रिहा हो रहे हैं कुछ, या वो कह लें कि ज़मानतें मंजूर हो गई, अभी तक कैद में है, वो वापस आते हैं, रिहा हो जाते हैं, तो ये हालात ठीक हो सकते हैं? जब ज़ियाउल हक और भुट्टो की लड़ाई थी तो लोग कहते थे कब्र एक है और बंदे 2 हैं। 2 हैं। ठीक है, ये बड़ा मशहूर स्लोगन था। एक जाएगा है जी, एक ने जाना है। और अवाम की अक्सरियत जो है इमरान खान के साथ ज़रूर है, लेकिन इसका हल क्या निकलता है इन हालात का, वो मैंने आपको पहले ही एक बात बड़ी नंगी कह दी है कि ये महीना है, मैं उसके बाद 15 दिन और दे दें, नतीजा निकलेगा। अच्छा शेख साहब, दूसरा ये बताइएगा कि खान साहब वापस आते हैं, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो आप स्टैंड करेंगे उनके साथ दोबारा? मेरी इमरान खान साहब के साथ दोस्ती में 1 इंच भी फ़र्क नहीं है। आपकी अभी भी हिमायत और मोहब्बत है इमरान खान की? इमरान खान की याद, सिर्फ इमरान खान? हाँ, बाकी पार्टी शार्टी के साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं। जो ये इन्होंने अदालत ने निशान छीना इलेक्शन के दौरान, वो गलत किया, क्या फ़ायदा हुआ उसका? ऐसी फजूल जो काम इन्होंने किए हैं वो इनके गले पड़े हैं, क्योंकि ये बेवकूफ़ है। सही है। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका कि हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाओ। हर वो काम किया जिसका हुकूमत को नुकसान हुआ और इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाओ। सही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहा जा रहा है उनको भी कन्विक्ट कर दिया गया, क्या मुमासलत देखते हैं खान की और डोनाल्ड, अगर वो आ जाते हैं वहाँ पे इलेक्शन जीत के? देखें, हमें पाकिस्तान में इक़्तिसादी तौर पर ये शहबाज साहब चीन गए हैं, कुछ मिल जाए हमें। नवाज शरीफ हमेशा आपस में एक बड़ा उनका मशहूर नारा हुआ करता था कि पल्ले नहीं तेला तो कर दिए रे मेला मेला। सो उनको अगर कुछ इमदाद मिल जाए तो शायद कोई सहारा हो जाए, वरना हमारे हालात तो बहुत ख़राब। ठीक है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब है। मैं बच्चों के बारे में नहीं बात करूँगा, बेटियों के बारे में नहीं बात करूँगा। जी बिल्कुल ठीक है शेख साहब। वैसे ये आखिरी हमारा एक राउंड है। मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी बात नहीं करूँगा, वो भी मेरी बच्चियों की जगह। बड़ा अच्छा एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स शेख साहब का, और ये हमेशा पसंद किया जाता है। शेख साहब, आखिरी रैपिड फायर हमारा एक राउंड है, तो उसमें सिगरेट या सिगार, वो तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि सिगार। सिगरेट नहीं। कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं? अभी मैंने शुरू की है कॉफ़ी। कोई सारी ज़िंदगी मैंने चाय पी है, कोई 15 दिन से मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। अच्छा, नियारी या सिरी पाए? सिरी पाए, रोज़ाना, बिला नागा। अच्छा शेख साहब, ट्विटर या फेसबुक? ये दोनों चीज़ों का मैं इतना। लेकिन शेख साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं और ट्विटर पे आप सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, ऐसे कैसे? ये लड़का करता है अली। अच्छा। मुझे नहीं आता कुछ। नहीं, बड़ा अच्छा वैसे मैनेज कर रही है, क्योंकि आपकी कोई स्टेटमेंट हो या कोई फौरन आपको। और अभी मुझे कह रहा था 8.7 मिलियन पर वो क्या होता है टिकटॉक, वो चली गई है जी, तो कल तक वो 10 मिलियन पे चली जाएगी। मैं कहा यार मुझे ना सुनाया करिए कितने मिलियन पे चली गई है और इतने मिलियन पे। मैं वो सियासी वर्कर हूँ जो सारी रात अखबार जंग के दफ्तर के नीचे या नवाए वक्त के नीचे बैठा रहता था कि मेरी खबर लग जाए एक सिंगल कालमी।
और कौन सा न्यूज़ एडिटर है, ये ना हो कि मैं सुबह अखबार देखता था कि मेरी 1-2 लाइनें लगी होती थी, अगर बैक पेज पे लगी होती थी मेरा बड़ा खुशगवार दिन गुजरता था। तो मीडिया वाले टाइम लेते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता। मैं टाइम बदल गया। मैं पैसे लेके अभी एक से मैंने मुआहदा किया 1 करोड़ और 20 लाख रुपए पे, फिर इमरान खान ने मुझे कहा यार छोड़, क्या करने हैं किस चीज़ का मुआवजा शेख साहब? टेलीविजन का? टेलीविजन का बतौर एज एन एंकर? 1 करोड़ 20 लाख। ओह। ये मकान भी उन्होंने लेके दिया। तो ये अभी चल रहा है मायदा या खत्म हो गया? नहीं, मैंने किया नहीं फिर प्रोग्राम। अच्छा। किराए पे, अब किराया मैं खुद देता हूँ। अच्छा, तो वो शेख साहब ऐसे कौन सा टेलीविजन? छोड़े पड़े, क्या फायदा। पीछे भी उस वक्त मुझे बड़ी पुश थी लोगों की, और अभी मैंने एक किताब ये बेची है कि लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक 2 करोड़ रुपए में बेची है। अगर अब ये मैं लिखूं तो ये मेरे पास 7-8 करोड़ रुपए की ऑफर है। अच्छा, इन दोनों में से कौन सी किताब आपके दिल के ज़्यादा करीब है, फर्जंदे पाकिस्तान या लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा? एक मैंने बहुत अच्छी किताब लिखती थी ढलते साए, वो बिकी नहीं, खरीदी नहीं लोगों ने। अच्छा, इस किताब का ज़्यादातर लोगों को नहीं पता ही भी नहीं है। हाँ जी। तो वो जैसी छपी वैसी ना छप। मैंने यूनिवर्सिटी में सर आपकी किताब पढ़ी थी, कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ। ढलते साए मुझे ज़्यादा पसंद थी। उस वक्त आमद थी मुझे, मैं यंग था, इनकलाबी था, और ज़्यादातर मैं इनकलाब की बातें उसमें, सही, मारो मर जाओ वाली बातें थी। ये नहीं थी कि ठीक है 90 के ज़ाविये से लेटे रहना। अच्छा शेख साहब, ये मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों में से अगर आपको चूज़ करना हो? मेरा ख्याल है दोनों सियासतदान नहीं हैं, लेकिन एक बेटी है इसलिए कहना कुछ नहीं चाहता। और शेख साहब, मैंने अयूब खान के ख़िलाफ़ जब निकला 6 नवंबर को, तो उसने मुझे तलब किया कमिश्नर के तहत। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा टेक हिम बैक। अच्छा, मुझे दरवाजे से ही, यहीं रहता था, दरवाजे से ही निकाल दिया कमिश्नर ने, मुझे बाहर ले आया। दिस इज़ शेख रशीद। सो मैं काफ़ी जी, जब शोर मचाया था कि कौन है शेख रशीद, बुलाओ जरा। नहीं, मैंने तो उसका जलसा पलट दिया था चैलेंज के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैंने अकेले जो है उसे कहा कि तू यहाँ जलसा नहीं कर सकोगे। ही वॉज प्रेसिडेंट एंड ही वॉज प्राइम मिनिस्टर। एक चाकू के साथ मैंने रस्से काट के और स्टेज पे पहुंच गया, उसने फायर ओपन कर दिया, और उस फायर में मैं बच गया। लेकिन फिर मेरी, उस ज़माने में लोग थानों में मारते नहीं थे, कोई लोग घरों से खाना मंगवाने की इजाज़त होती थी। अयूब खान और याह्या खान की जेल में आप ऐसे समझें कि हम अपने घर में रहते थे, सिर्फ कैद थे, बाहर रात को ताला लग जाता था मगरिब की अजान के साथ। सही। अगर आप अच्छे तल्लकात रखें तो वो रात को खोल भी देते थे कि बाहर बैठ जा भाई। सही। शेख साहब, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से कौन बेहतर वज़ीर आज़म? नवाज शरीफ थोड़ा सा कम करप्ट है, शहबाज शरीफ जो है वो इंतहाई करप्ट है और अहल नहीं है। सिर्फ ये है चापलूसी का अहल है, उसमें वो कामयाब है। नवाज शरीफ के अंदर कभी कभी गैरत जाग जाती है। ठीक है, और वो जाग सकती है कभी भी। शहबाज शरीफ समझे कि बिल्कुल मैंने नहीं कहा, एजाजुल हक ने कहा कि डिग्गी में बैठ के जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मैंने नहीं कहा। और फिर शामिल भी हुए। और एक और है जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ बड़ा काम किया इस इलेक्शन में। और एजाजुल हक साहब ने जो कुछ कहा और बाद में उन्होंने कहा मैं इस पे कायम हूँ। सही। जो आदमी गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जा सकता है, तो अब मेरा तबसरा उस पर ना ही हो तो बेहतर हो। लेकिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से 1000 दर्जे बेहतर है। अच्छा। करप्शन में भी वो उस मेयार पे नहीं है जिस पे वो है, और कभी कभी उसकी गैरत जाग जाती है। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, इमरान खान को कोई मशवरा देंगे जाते? कुछ नहीं, मैं उसको यही कहूँगा कि कौम आपके साथ है, और इस टाइम को वो बेहतर तौर पे सोच सकता है, क्योंकि जो आदमी जेल में होता है ना, उसको ज़्यादा मशवरे भी नहीं देने चाहिए। और लोगों ने वोटों में उसको जताया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्लानिंग जो होनी चाहिए ना, वो विक्ट्री स्टैंड की होनी चाहिए। सही है कि यानी
वोटों में लोगों ने कोई कमी नहीं की, लेकिन इख्तदार में पहुंचने का मसला जो है वो काफ़ी पेचीदा है। सही। और उसमें वो बेहतर सोच सकते हैं, जो वो सोचेंगे बेहतर सोचेंगे। मैं मशवरा नहीं, वैसे वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो एग्रेशन बड़ा आ रहा है। देखिए, मज़ाकरात आगे कई लोग मुझसे नाराज़ हुए हैं। देखिए, ये उसकी पार्टी का मसला है, मज़ाकरात करते हैं नहीं करते। मैंने उस दिन कहा कि शिबली साहब से पूछ लो, वो मेरा दोस्त है, या मोहम्मद अली से पूछ लो, गंडापुर से पूछ लो, तीनों मेरे दोस्त हैं, सलाम दुआ है कि भाई ये मज़ाकरात इन्होंने करने हैं नहीं। मुझे किसी से मेरा राब्ता नहीं है, ठीक है, कि इन्होंने मज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं, मेरे से किसी का राब्ता नहीं है। सो मैंने मीडिया को भी यही कहा कि ये 3 लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनसे पूछ लो। सही है। ये 1971 वाला उसके ऊपर कमेंट करेंगे जो ये वीडियो अपलोड किए ना ट्विटर पे? मेरा ख्याल है आप पीटीआई से कहेंगे वो कमेंट। ठीक है। शेख साहब, जाते जाते आप सुना शायरी बड़ी अच्छी करते हैं, कोई एक आधा खूबसूरत सा शेर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। जिनको पीने का सलीका था वो तो प्यासे हैं कतील, जिनको पीने का सलीका था वो तो प्यासे हैं। वो तो कतील शफाई का एक जी जी, शेर है। कतीब से भाई। एक शायर बड़े मशहूर मेरे बड़े दोस्त शुरुश कश्मीरी के साथ हुआ करते थे। जिनको पीने का सलीका था वो तो प्यासे हैं कतील, जो भी कम ज़र्फ़ थे इस दौर में मैखार हुए। शेख साहब, आपका इशारा कहीं इन लोगों की जानिब तो नहीं है जिन्होंने वजारतें ली? किसी की जानब नहीं है, मैं खुले मैदान में बात कर रहा हूँ। मैं फिर दोहराता हूँ कि जिनको पीने का सलीका था वो तो प्यासे हैं कतील, जो भी कम ज़र्फ़ थे इस दौर में मैखार हुए। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, इस ईद पर अपने हमसायों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को मत और गोश्त डीप फ्रीज़र में ना रखें, डीप फ्रीज ना कीजिएगा गोश्त को। और जाते जाते आपसे शेख साहब का पैगाम ज़रूर शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि 15-20 दिन या 1 महीने का वक्त नहीं, ये महीना और 15 दिन का इजाफा देखें, मरवाना देना आप। मैं कह रहा हूँ मई ये महीना कर ले तो 45 दिन 45 दिन कर ले। 45 दिन में सियासत अपना रुख बदलेगी। 45 दिन में सियासत अपना रुख बदलने वाली है। अब मेरी अकॉर्डिंग, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, एक तो बजट आने वाला है, उसके अलावा क्या क्या हो सकता है ये शेख साहब बेहतर जानते हैं, उनको पता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।